शुभ आशीष बच्चों। कक्षा 7 की सामाजिक विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है औरंगजेब। आज इस भाग में हम मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब तक हमने जाना बच्चों, आज हम थोड़ा सा पिछले भागों को भी दोहरा लेते हैं कि हमने पिछले भागों में क्या क्या जाना। हमने ये जाना था कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी, यानी कि बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाले संस्थापक थे। अब बाबर की जब मृत्यु हो गई तो उनके बेटे हुमायूं मुगल सिंहासन पर बैठे थे। मतलब हुमायूं ने बाबर के बाद राज किया। अब हुमायूं के बाद उनके बेटे अकबर मुगल सिंहासन पर बैठे थे। अकबर जब मुगल सिंहासन पर बैठे थे तो वो मात्र 13 वर्ष के थे। अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में वो राजकाज करने लगे। मुगल साम्राज्य को स्थापित करने का कार्य अकबर ने किया था। अकबर प्रजाहित के कार्य करने वाला शासक भी था। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठे थे। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक थे और उन्होंने न्याय के लिए एक प्रसिद्ध जंजीर भी लगाई थी, जिसको कोई भी बजाकर बादशाह से फरियाद कर सकते थे। जहांगीर को चित्रकला का भी शौक था और वो चित्रकला के बहुत बड़े पारखी भी थे। उनके काल को चित्रकला काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर के बाद उनके पुत्र शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठे और शाहजहां के समय में मुगल कालीन स्थापत्य कला का विकास हुआ था। उस समय शाहजहां ने आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद आदि जैसी इमारतों का निर्माण कराया था। आज हम जानेंगे। आज हम मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब के बारे में जानेंगे। औरंगजेब की जटिल समस्याओं का अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को भी समझेंगे। औरंगजेब 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब ने भारत में 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे और शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने जब शासन की बागडोर संभाली तो तड़क भड़क का जो जीवन था उसका परित्याग कर दिया था और सादगी के जीवन को अपनाया था। उन्होंने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था, यानी कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र पर मदिरा, भांग आदि का प्रयोग नहीं कर सकता था। अनैतिकता को रोकने के लिए व जन आचरण पर नजर रखने के लिए उन्होंने मुहतसिब को नियुक्त किया था। उन्होंने दरबार में नृत्य संगीत पर रोक लगा दी थी, यानी कि दरबार में संगीत का और नृत्य का कार्यक्रम नहीं होता था, किंतु संगीत को राज्य से प्रतिबंधित नहीं किया था। वह स्वयं एक सिद्धस्थ वीणा वादक थे। समारोह के समय हरम जहां पर महिलाएं, स्त्रियां रहती थी मुगल बादशाहों की, में संगीत का आयोजन परंपरागत ढंग से होता था, यानी कि संगीत का आयोजन हरम में होता रहता था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक। मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक
औरंगजेब थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तार कर दिया था। दक्षिण तक उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहा, परंतु उसी के समय में ही मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया था। मुसलमानों से ज़कात धार्मिक कर लिया जा रहा था और गैर मुसलमानों से ज़कात या धार्मिक कर नहीं लिया जाता था। औरंगजेब के समय में गैर मुसलमानों से जजिया कर की पुनः वसूली आरंभ हो गई थी, यानी कि जजिया कर लिया जाना शुरू हो गया था। औरंगजेब का साम्राज्य, बच्चों जो आप ये मानचित्र देख रहे हो, ये औरंगजेब के समय का मानचित्र है और इस मानचित्र में जो हरे वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये औरंगजेब के समय का साम्राज्य है। मतलब कि औरंगजेब ने इतने बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार कर रखा था। उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमृतसर, दिल्ली, मथुरा, गुजरात, बिहार, बीजापुर, गोलकुंडा, चटगांव आदि जगहों या राज्यों पर उन्होंने अपना अधिकार कर रखा था। इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने विस्तार किया था। मुगल साम्राज्य के जब वो राज कर रहे थे, मुगल साम्राज्य में जब वो राज कर रहे थे, तो इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब की जटिल समस्याएं। औरंगजेब जब मुगल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। तो मुगल राज्य में अधिकारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जिनके लिए पर्याप्त जागीरें तथा वेतन की व्यवस्था होना आवश्यक था। उस समय लगान भी कम मिल रहा था, क्योंकि जागीरदार तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने में रुचि नहीं ले रहे थे। आपको मैंने पिछले भाग में भी बताया था कि मुगलों की समृद्धि का आधार कृषि था। अब जागीरदार जब कृषि की बढ़ोतरी में रुचि नहीं लेते थे, तो क्या था, आमदनी पर उसका फर्क पड़ रहा था, लगान कम मिल रहा था। औरंगजेब की स्थिति ऐसे वैद्य के समान थी जिसके पास एक अनार हो और 100 बीमार हो। समस्याओं से निपटने के विकल्प। अब उन्होंने समस्याओं से निपटने के विकल्प भी ढूंढे। औरंगजेब ने दूसरे राज्य को अपने राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का या अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अहोम, असम, बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया, पर जितना लगान उन राज्यों को मिलाने पर मिलता था, उतना ही नए अमीरों पर खर्च करना पड़ता था। मतलब राज्य अगर जब मिलाए गए तो अमीरों की संख्या भी बढ़ गई और इसलिए अमीरों की पर खर्च भी होने लगा और समय समय पर उनको विद्रोह को शांत करने के लिए धन, समय व ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती थी। विद्रोह की शुरुआत। अब औरंगजेब के समय में कई लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए थे और विद्रोह बढ़ते जा रहे थे। औरंगजेब को जाटों, बुलदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ साथ राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। औरंगजेब और जाटों का संघर्ष 1669 ईस्वी में प्रारंभ हुआ
और 1691 ईस्वी में उसने जाटों का दमन किया, किंतु यह विद्रोह पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ और जाटों का जो संघर्ष था वो चलता ही रहा। मेवात और नारनौल के सतनामियों ने भी समय समय पर विद्रोह किए, यानी कि विद्रोह होते ही जा रहे थे। इतने सारे लोगों ने औरंगजेब के समय में विद्रोह शुरू कर दिए थे। मुगल तथा सिखों के बीच विद्रोह। अब मुगल और सिखों के बीच भी विद्रोह हुआ। मुगल और सिखों के मध्य जो संबंध थे वो काफी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति जो है निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसको रोकने के लिए औरंगजेब ने पंजाब के मुगल अधिकारियों को आदेश दिए कि उसके विद्रोह को रोका जाए। मुगलों की सेना तथा सिखों के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में सिखों की सेना का नेतृत्व गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया। पठानों के साथ विद्रोह, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि औरंगजेब के समय में बहुत से लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए थे, तो पठानों के साथ विद्रोह हुआ। औरंगजेब को पठानों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। पठान जो थे वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब वो चाहते थे कि उनका एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हो जाए। 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने कूटनीति तथा दमन नीति को अपनाकर पठानों का जो विद्रोह है उसको समाप्त कर दिया। राजपूतों का विद्रोह। अब औरंगजेब को राजपूतों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। औरंगजेब को राजपूतों के भी विद्रोह का सामना करना पड़ा, यद्यपि उसे स्वयं राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अनेक राजपूत सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ था। मतलब जब औरंगजेब राज सिंहासन पर बैठे थे तो राजपूतों ने उनका सहयोग किया था। उसने राजपूत राजा जयसिंह तथा जसवंत सिंह को ऊंचे पद और मनसब प्रदान किए थे। मतलब इन राजाओं को उन्होंने ऊंचे पद भी दिए थे और मनसब भी दिए थे। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसके राज्य के उत्तराधिकारी के पद को लेकर औरंगजेब तथा राजपूतों के संबंध खराब हो गए और राजपूत मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिसका मुगल साम्राज्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। मुगल सेना की शिवाजी से टक्कर। अब मुगल सेना की शिवाजी से भी टक्कर हुई। मुगल सेना को शिवाजी से भी टक्कर लेनी पड़ी और शिवाजी ने कई बार मुगलों की विशाल सेना को हरा दिया। और शिवाजी जो थे वो जब युद्ध करते थे तो वो छापामार पद्धति का युद्ध करते थे, यानी कि वो इन युद्धों में शिवाजी छापामार युद्ध का सहारा लेते थे। छापामार युद्ध करते थे शिवाजी अपने समय में। पुर्तगालियों और अंग्रेज। पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न कर दी। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाजों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव बांग्लादेश को अपना केंद्र बना लिया। औरंगजेब द्वारा वहां मुगल सेना भेजी गई, जिससे चटगांव को अपने अधिकार में कर वे अन्य भागों में भी मुगल साम्राज्य को उन्होंने मिला लिया। मतलब चटगांव पर भी अधिकार कर लिया और उसके अन्य भागों पर भी अधिकार कर लिया और उसको मुगल साम्राज्य में मिला दिया। पश्चिमी
समुद्री तटों पर अंग्रेज भी उपद्रव कर रहे थे। औरंगजेब ने उनके इस उपद्रव को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। औरंगजेब की गलतियां। अब औरंगजेब ने अपने समय में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिससे उसके साम्राज्य पर बुरा असर पड़ा। राजनीतिक क्षेत्र में औरंगजेब ने कई गंभीर गलतियां की। उसने मराठों एवं राजपूतों को मित्र बनाने की जगह शत्रु बना लिया। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य दक्षिण तक फैल गया था और पूरे साम्राज्य का जो नियंत्रण था वो उत्तर भारत से होता था। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण भाग पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना संभव नहीं था, क्योंकि उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत का नियंत्रण हो रहा था तो उनकी सीमाएं काफी दूर थी। वो इतने दूर थे कि उत्तर से दक्षिण का नियंत्रण होना या उस पर राज करना, उसकी व्यवस्था को संभालना कठिन हो रहा था। दक्षिण भारत के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए कोशिश करते रहते थे और जिसके कारण परिणाम स्वरूप ये हुआ कि दक्षिण भारत के जो राज्य थे वो अपने को स्वतंत्र कराने की कोशिश करने लगे। यूरोपियों का भारत में आगमन। अब एक और कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का। मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। यूरोपीय लोग भारत में आने शुरू हो गए थे। यूरोपियों ने पहले भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों से इजाजत मांगी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने भारतीय राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया और भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव या अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना हो गई और उन्होंने 200 वर्ष तक भारत पर राज किया। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत के कारण। अब कई कारण हैं जिनसे मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत होने लगी। प्रशासनिक स्तर पर व्यापक असंतोष और भेदभाव फैल गया। इससे जागीरदारी व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गया। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता कि वे अधिक आमदनी वाली जागीर हथिया लें। मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। सरदार स्वाधीनता की कल्पना करने लगे थे। मुगल प्रशासन बहुत हद तक सम्राट की योग्यता पर निर्भर करती थी। जैसा सम्राट होता था उसी से मुगल साम्राज्य की व्यवस्था चलती थी। योग्य सम्राटों के अभाव में वजीरों, सरदारों और मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा करने लगी। ये लोग उनका स्थान लेने का प्रयास करने लगे, जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़ों और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया और शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रांतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। साम्राज्य की कमजोरी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उनसे भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की
विलासिता को भी अधिक बढ़ावा मिला, यानी कि मुगल जो सरदार थे वो विलासिता की ओर बढ़ने लगे थे। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदु। उत्तराधिकारी के लिए होने वाले युद्ध में अपार धन व शक्ति नष्ट होती थी। सम्राट के कमजोर होने से प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली बन जाते थे और वे सम्राट के विरुद्ध विरोध कर देते थे। मुगल शासन के अंत तक राजकोष में ना तो अधिक धन बचा था और ना ही जागीरें। अधिकारियों को वेतन देना कठिन हो गया था। जमींदार असंतुष्ट होने लगे थे, अतः इनका सरदारों से संघर्ष आरंभ हो गया था। मुगलों का जीवन उच्च कोटि के शान और शौकत से व्यतीत हुआ। इसके लिए मतलब मुगल लोग जो थे बड़ी शान और शौकत के साथ रहते थे। इसके लिए काफी धन व्यय होता था। इन सब कारणों से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। नादिर शाह, एक बार नादिर शाह के बारे में भी जानते हैं कि नादिर शाह कौन था। नादिर शाह फारस ईरान का शासक था और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा से आकर्षित होकर 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउस सहित अनेक कीमती सामानों को लूटकर अपने साथ ले गया। वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है वो ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा है। और भी जानिए, इस पाठ में और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। औरंगजेब को अपने शासनकाल में 50 वर्षों से भी लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत करना पड़ा, यानी कि उन्होंने दक्षिण के युद्धों में आधा समय व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करों को हटा दिया था। औरंगजेब ने मुगल सिक्कों पर कलमा लिखना बंद करा दिया था। अब बच्चों, गतिविधि का समय है और गतिविधि करना तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आप और मैं गतिविधि करेंगे एक साथ मिलकर। तो मुगल बादशाहों में से कौन सिद्धहस्त वीणा वादक था? तो बच्चों, इसमें तीन विकल्प दिए हैं। अब आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? सही अनुमान लगाया। औरंगजेब जो था वो सिद्धहस्त वीणा वादक था। औरंगजेब मुगल सिंहासन पर कब बैठे? 1707 में, 1658 में, 1685 ईस्वी में। तो औरंगजेब कब बैठे बच्चों? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हो। औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठे। सर थॉमस रो किसके समय में भारत आए? शाहजहां के समय में, अकबर के समय में, जहांगीर के समय में? सही अनुमान लगाया बच्चों। सर थॉमस रो जहांगीर के समय में भारत आए थे। सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना किसके समय में बंद हुआ? ये तो हमने अभी अभी जाना है, तो आपको पता है कि किसके समय में लिखना बंद हुआ कलमा सिक्कों पर से? सही बताया आपने। औरंगजेब के समय में सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद हो गया था। अब कुछ शब्दावली है, कुछ नए शब्द हैं जिनका अर्थ हम विस्तार से समझेंगे। फरमान, शासन द्वारा जारी किया आदेश। शासन के द्वारा से जो आदेश जारी होता था उसको फरमान कहते थे। कलमा, कलमा अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल है। हरम, महल का वह हिस्सा जहां रानियां रहती थी,
हरम में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरम में रानियां रहती थी, मुगल बादशाहों की रानियां जो है वो हरम में रहती थी। नौरोज वर्ष का पहला दिन, पारसियों का, जो पारसी लोग होते हैं उनके वर्ष के पहले दिन को नौरोज कहा जाता है। आज हमने जाना, बच्चों एक बार फिर से हम यह जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। हमने जाना औरंगजेब के बारे में, 1658 ईस्वी से लेकर 1607 ईस्वी। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। 1658 ईस्वी में वे मुगल सिंहासन पर बैठे। और औरंगजेब कौन थे? शाहजहां के पुत्र थे। जब शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब मुगल सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने तड़क भड़क का जीवन को त्याग कर सादी का जीवन अपनाया और उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र पर मदिरा और भांग का भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दी थी। और दरबार में संगीत और नृत्य का जो था उस पे भी रोक लगा दी थी। और औरंगजेब स्वयं एक सिद्धत वीणा वादक थे और लेकिन हरम में जो संगीत का कार्यक्रम होता था उसका आयोजन परंपरागत तरीके से ही होता था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया था। वो एक बहुत बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके समय में मुगल साम्राज्य का अंत होना शुरू, यानी कि पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब का साम्राज्य, जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया था। औरंगजेब की जटिल समस्याओं के बारे में भी हमने जाना। समस्याओं से निपटने के विकल्प के बारे में भी अच्छे से जाना। विद्रोह की शुरुआत के बारे में भी हमने जाना। मुगल तथा सिखों के बीच विद्रोह को भी हमने समझा। पठानों के साथ विद्रोह और राजपूतों के विद्रोह को भी जाना। मुगल सेना की शिवाजी से टक्कर और पुर्तगालियों तथा अंग्रेज, इनके बारे में भी हमने विस्तार से आज जाना। औरंगजेब की गलतियां और यूरोपियों का भारत में आगमन के बारे में भी हमने जाना। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत के बारे में जाना। मुगल साम्राज्य का पतन और नादिर शाह के बारे में हमने अध्ययन किया। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य बिंदुओं के बारे में भी हमने जाना। अब बच्चों कुछ गृह कार्य है और उस गृह कार्य को आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना होगा, यानी कि उत्तर पुस्तिका में आपको इस गृह कार्य को करना है। मुगल साम्राज्य के पतन में किस सीमा तक औरंगजेब उत्तरदायी था? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, सही विकल्प के गोले को काला करेंगे। आपको क्या करना है, ये एक प्रश्न पूछा गया है और इसमें विकल्प दिए गए हैं, तो आपको इन विकल्पों को काला करना है। और अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, तो आपने इन विकल्पों को ठीक से करना है कि कौन सी जगह है। जैसे कि सतनामियों का जो विद्रोह हुआ वो किसके समय में हुआ था? वो औरंगजेब के समय में हुआ था, तो आपको इसको ठीक करना है। नादिर शाह ने किस समय में भारत पर आक्रमण किया, इसके बारे में बताना है। 1739 में, 1691 में, 1698 में या 1707 में। किस मुगल शासक के समय में सिक्कों पर से कलमा लिखना बंद हुआ? तो आपको विकल्प दिए हैं, आपको उनमें से देखकर भरना है और गोलों को काला करना है। अब कुछ प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य को भी आपको करना है। आप इसमें मुगल बादशाहों के नाम लिखे हैं आप और शासनकाल लिखा है और वर्ष। अब आपने नाम तो हमने क्रम से लिख दिया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। आपको उनके शासनकाल का समय लिखना है और उनके वर्षों को लिखना है। क्रम से आप ये काम करेंगे और हम जानते हैं प्रोजेक्ट कार्य करने में भी आपको बहुत मजा आता है, तो इस क्रम को आप स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका पे इसको लिखेंगे और इस कार्य को पूर्ण करेंगे। आशा करती हूं बच्चों आपको यह
पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और मैं चाहती हूँ आप खुश रहिए, आगे बढ़िए और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।